हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 अगस्त 2022 सिर्फ थर्ड डिस्कस करेंगे। कौन से पेपर के? ग्रुप डी 2019 के एग्जाम हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि 2022 में हुए थे। ये टोटल 99 शिफ्ट के अंदर अपने पेपर हुए थे, जिसमें 17 अगस्त को अपने पेपर स्टार्ट हुए थे। 17 अगस्त की तीनों शिफ्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, 18 की फर्स्ट कर चुके हैं, इसमें 18 की फर्स्ट और सेकंड दोनों कर चुके हैं, 18 की थर्ड करेंगे और सबसे पहले हम मैथ्स को करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको रीजनिंग का आएगा। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, जितने भी जो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, चाहे वो फिर सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो या कोई सा भी एसएससी का एग्जाम हो, ठीक है, उन सब के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। 2022 में ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम टीसीएस ने कंडक्ट करवाए उन सभी के मैंने आपको पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम भी टीसीएस ने कंडक्ट करवाया था, यही अपने एसएससी के एग्जाम भी करवाता है और इस बार एसएससी में वैकेंसी भी काफी अच्छी खासी है। और जो अपना रीजनिंग का जो चैप्टर है या रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसको मेंस में भी इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो मतलब और देखो, जो ये पेपर टीसीएस ने बनाया तो सेम वेंडर जब पेपर बना रहा है तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इधर उधर रिपीट होंगे। ठीक है, बाकी जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है ही। देखो, ऐसा नहीं अभी चाहे ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो गया लेकिन आने वाले टाइम में रेलवे के और एग्जाम तो आएंगे, तो उनमें ये सेशन हेल्पफुल जरूर होंगे। ऐसा नहीं है कि रेलवे का कोई एग्जाम नहीं है तो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होंगे। देखो, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो अपने एग्जाम में आता है, सिलेबस तो हर एक एग्जाम का सेम ही है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस ही होगी। ठीक है, आप ये सोचकर ऐसा नहीं मत करना कि अभी ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है तो ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन सीजीएल वाले लोगों को भी ये देखना चाहिए। ठीक है, इवन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो तो देखने ही चाहिए, जिनका क्वेश्चन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हम मैथ्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ पहले क्वेश्चन पर। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे बोलेगा कि इक्वेशन है 6p² माइनस 5p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके हमें रूट्स निकालने हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ, 6p² माइनस 5p माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखो ऐसे ही अपन को फैक्टर करने हैं कि जब आप मल्टीप्लाई करो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए, -36 आना चाहिए, और जब इसको माइनस करो तो कितना आना चाहिए, माइनस का 5p आना चाहिए। तो 36 का ऐसे फैक्टर करो कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके माइनस का 36 आ जाए, और इनको जब ऐड करो तो माइनस का 5 आ जाए। तो माइनस का 9 और प्लस का 5, सॉरी प्लस का 4 हो जाएगा ना, क्योंकि -9 और 4 करोगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो -36। ठीक है, अब देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये जो माइनस का आएगा ये रूट प्लस का आएगा, लेकिन बाद में ना ये साइन अल्टरनेटिव चेंज हो जाते हैं, यानी कि +9 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, और जो इसका जो भी कॉफिशिएंट है ना उसका भाग और लग जाएगा, यानी पी की डायरेक्ट वैल्यू में निकालना सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये जो 6 है इसका डिवाइड और हो जाएगा यहाँ पे, तो ये दो वैल्यूज अपनी आ जाएंगी। यहाँ पे अपने जो भी साइन आते हैं ना उनके अल्टरनेट बदल जाते हैं ये। ठीक है, बाकी बैंकिंग वगैरह में ये चीज आपने डायरेक्ट पढ़ी होंगी, अगर आपने तैयारी करा है तो नहीं, फिर भी देखो ये चीज डायरेक्ट पता होनी चाहिए। बाकी मैंने बता दिया है, -9p और +4p कर लो, फिर उसको आप सॉल्व कर लो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3/2 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी एक तो आएगा अपना 3/2 और एक आएगा माइनस का 2/3। 3/2 और माइनस के 2/3 ऑप्शन नंबर सेकंड है, वो अपना सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन है, बोल रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0 है। इसके जो मूल हैं उनका नेचर हमें निकालना है। आपको पता है जो रूट्स के नेचर निकालने के लिए जो अपना द्विघात समीकरण होता है उसमें एक टर्म होती है b² माइनस 4ac, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर कुछ बोलते हैं हिंदी में। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इससे पहले भी अभी 1-2 शिफ्ट पहले मैंने बताया था इसके बारे में, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर ये लेस देन 0 है, ठीक है, तो रूट्स नेगेटिव होंगे, और अगर ये इक्वल टू 0 है तो रूट्स इक्वल होंगे, और लेस देन 0 होंगे तो वास्तविक भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये टर्म पहले निकाल के देखते हैं कितना आएगा। तो b², अब यहाँ पे आपको पता है a की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, b की वैल्यू कितनी है, -5 है, और जो c है उसका वैल्यू 7 है। तो b² मतलब 5 का स्क्वायर 25 -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है 7। तो देखो ये 25 है और माइनस का 28, तो कितना आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, यानी लेस देन 0 आ रहा है। और जब लेस देन 0 आ रहा है तो रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, अनरियल होंगे, यानी वास्तविक तो नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तीन ऑप्शन तो ये हट ही गए। ठीक है, तो रूट्स होंगे वो अनरियल होंगे, अवास्तविक होंगे, क्योंकि पता है आपको ये जो टर्म है -3 अंडर रूट के अंदर आएगा तो अनरियल होंगे, यानी आयोटा वाली टर्म आती है इनमें, उसको आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। वैसे आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट -1 को ही हम आयोटा कहते हैं, वो एक इमेजिनरी नंबर होता है।
इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि डी स्क्वायर प्लस जो डी स्क्वायर प्लस 1/d² है इसकी वैल्यू हमें गिवन है, और हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है कि d³ माइनस 1/d³ बताना है। ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, एक मिनट रुको। ओके, तो देखो यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 1/d² की वैल्यू हमें 18 गिवन है, डी स्क्वायर प्लस 1/d² इसकी वैल्यू 18 है, और हमें जो वैल्यू चाहिए वो d³ माइनस 1/d³ चाहिए, और d³ माइनस 1/d³ निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, d माइनस 1/d निकालना होगा। ठीक है, और ये आपको पता है डायरेक्ट कैसे निकालते हैं हम। अगर मेरे को प्लस निकालना होता तो मैं 2 जोड़ के अंडर रूट लेता 18 में, लेकिन जब माइनस वाला निकालना है ना तो 2 जोड़ के सॉरी 2 घटा के अंडर रूट लेना है, यानी 18 माइनस 2 16, 16 आ जाएगा 4, तो d माइनस 1/d है वो 4 आ गया। इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो d³ माइनस 1/d³ आ जाएगा, तो d³ माइनस 1/d³ क्या हो जाएगा, आपको पता है k³ प्लस 3k होता है, यानी 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू k मतलब 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64 और 4 3 12, 64 में मैं 12 जोड़ूंगा तो 64 और 2 66 और 10 76, 76 आंसर आएगा। ऑप्शन थर्ड है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है देखो जब अपना x प्लस 1/x मान लो अगर k है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस था ना, x माइनस 1/x k है तो x³ प्लस 1/x³, ये भी माइनस निकाल रहे हैं हम, x³ माइनस 1/x³ क्या होता है, k³ प्लस 3k। ठीक है, ये क्यूब वाले फॉर्मूले से ही डायरेक्ट निकल के आता है, पर ये सारी चीजें आपको पता होंगी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन DI का है, यहाँ पे बोला गया है, देखो जो पूछा है ना उस पर डायरेक्ट हम फोकस करते हैं। बोल रहे दिए गए सारे ईयर के लिए राज्य जो स्टेट बी है इसकी औसत जनसंख्या लगभग कितनी है। देखो यहाँ पे 2 स्टेट है, एक तो पहला स्टेट है और जो ये डार्क वाला है ये स्टेट बी है। हमसे पूछा गया है कि जो स्टेट बी है इसकी औसत जनसंख्या, यानी जो सेकंड वाले हैं इन सबको जोड़ना है। ठीक है, तो देखो एक तो अपना 38 है, एक 52 है, ये सारे अपने वैल्यूज अपन को ऐड करनी है। तो पहले मैं 10 की मल्टीपल वाली वैल्यू ले लेता हूँ, यानी 30 और 50, 80, 80 और 50 130, 130 और 60 190, या 19 समझ सकते हो, 19 और 6 25, 25 और 7 32, यानी 320 तो ये आ गया, प्लस एक्स्ट्रा और देखते हैं क्या आएगा, 8 यहाँ से 2 यहाँ से 10, 10 और 8 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे अपने पास 26, 26 और 2 28, 28 और हो जाएंगे, यानी ये टोटल कितना आ गया 348। अब टोटल कितने साल है ये, 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग देना है, तो 6 पंजे 30, बचेंगे कितने 4 6 8 48, तो 58 अपना आंसर आना चाहिए, टोटल 58 लाख आना चाहिए, 58 लाख है ऑप्शन नंबर ये लास्ट वाला है अपना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सबको ऐड करके एवरेज निकालना था अपन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे बोला गया है कि एक 10 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया गिवन है 330। देखो व्यास अपना कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं आपसे रेडियस पूछूं तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और आपको पता है बेलन सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/r+h, ये होता है अपना टोटल सरफेस एरिया। इसकी वैल्यू अपन को 330 वर्ग सेंटीमीटर गिवन है, तो ऊंचाई h पूछिए। ठीक है, सारी वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं हम, r अपने पास 5 है और यहाँ पे 5 आएगा प्लस h, इसकी वैल्यू अपनी 330 है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ से देखो 11 सा तो ये 2 टाइम कट जाएगा, और 11 तिया 33, 30 टाइम कट जाएगा, और 5 दूनी 10, ठीक है 10 से ये 3 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ से देखो ये जो अपना 5 प्लस h है, अगर इसकी वैल्यू में निकालूं तो 7 तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 21 हो जाएगा, और 2 से भाग और लगेगा तो 21/2 मतलब 10.5। लेकिन हमें तो हाइट चाहिए, अब हाइट के लिए क्या होगा 5 और माइनस कर देंगे, तो 10.5 में से जब 5 माइनस होगा तो 5.5 आ जाएगा, यानी जो हाइट है वो 5.5 सेंटीमीटर आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर अपन को पहला गिवन है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य और 20% के प्रत्येक 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस है वो 25% है। ठीक है, 2 कंडीशन अपन को दी गई है, बोले एक निश्चित बिल पर एक तो 32% के एकल डिस्काउंट दे दिया, ठीक है वो वाला, और अगर 20% के 2 सिंगल अलग अलग डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, तो 20 के 2 अलग अलग देंगे तो ओवरऑल कितना पड़ेगा 20 + 20 माइनस 20 गुणे 20/20। ठीक है, आप इसको रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हो। इसमें क्या आ जाएगा अपना ये 40, और 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे, 40 - 4 36%। ठीक है, तो पहले वाले केस में डिस्काउंट 32% मिल रहा था, दूसरे वाले केस में डिस्काउंट 4% मिल रहा है, तो ओवरऑल इनके जो डिफरेंस की बात करो तो 4% आ रहा है, और इस 4% की वैल्यू क्वेश्चन में 25 रुपए गिवन है अपन को।
पूछ रहा है बिल का वास्तविक मूल्य क्या है। यानी देखो अपन की 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए इसको 25 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 100 बन जाएगा, तो यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 25 पंजे 625। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि एक की वैल्यू 25/4 निकालनी है, क्योंकि बनाना तो हमें 100 है ना, तो 100 कैसे बन जाएगा 4 से, 25 से मल्टीप्लाई करने पर, तो दोनों साइड 25 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 625 है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें क्या बोल रहा है, किसी समूह में पुरुष और महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ठीक है, कोई ग्रुप है जिसमें अपने पास मेल है, फीमेल है और चिल्ड्रन है। यदि उनमें से 40% पुरुष हैं, 35% महिलाएं हैं, यानी ठीक है यहाँ पे मैं मेल, फीमेल और चिल्ड्रन का बना लेता हूँ। 40% तो अपने पास मेल है और जो फीमेल है वो 35% है, तो 40, 35, 75, तो 25% अपने चिल्ड्रन रहे होंगे। अगर इनके मैं रेशियो की आपसे बात करूं तो 5 से कट जाएगा 8 टाइम, 5 से कट जाएगा 7 टाइम और 5 से कट जाएगा 5 टाइम। आगे क्या बोला है, और शेष बचे हैं उनका जो औसत वजन है वो इस तरीके से है 70, 60 और 30, यानी इनका 70 है, इनका 60 है और इनका 30 है। तो पूरे ओवरऑल ग्रुप का पूछा है, तो इसको हम डेविएशन मेथड से बनाएंगे। ठीक है, डेविएशन मेथड मैं आपको एवरेज में बताता ही रहता हूँ हर वीडियो में लगभग। देखो हम एक कुछ एवरेज मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आप अपनी मर्जी से, कुछ भी मान लो। ठीक है, देखो 30, 60, 70 है, इनके बीच में चलो मैं 60 को मान लेता हूँ कि 60 अपना एवरेज है। अब देखेंगे कितना डेविएशन आया। देखो ये 60 है और ये 70 है, कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, लेकिन कितने नंबर्स पर, 8 नंबर पर, तो 10 गुणा 8। ये 60 है तो 60 ही माने, यहाँ से तो डेविएशन आएगा नहीं, यहाँ से आएगा। माना हमने 60 है लेकिन यहाँ पे 30 है, तो कितना कम है, माइनस का 30 कम है, कितने नंबर पर, 5 नंबर पर, तो ये 5। और इसको डिवाइड बांटेंगे किसमें, ये पूरे रेशियो में, यानी 8 और 7 15 और 5 20 रेशियो में इसको बांट देंगे हम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 60। देखो ये तो आएगा प्लस का तो 80 आएगा और माइनस का 150 आएगा, तो 80 माइनस 150 कितना आएगा, माइनस का 70/20। जीरो से जीरो कट जाएंगे अपने, तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 7/2 मतलब 3.5। 60 में से 3 गया तो 57, लेकिन 0.5 और जाएगा तो कितना आ जाएगा 56.5 आ जाएगा ये अपना। एक मिनट क्या हो गया, ये 56.5 आ जाएगा, 56.5 है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रपोर्शन का है, यहाँ पे बोले 40, 35 समानुपात में है 35x से। ठीक है, कल ही मैंने आपको बताया था कि जो कोने वालों का मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, 35 गुणा 35 के। ठीक है, शायद ये कलर ठीक से विजिबल नहीं होगा, दूसरा ले लेता हूँ। तो हमें तो x निकालना है ना, तो इसको मैं 5 से काटूंगा 8 टाइम, इसको 5 से काटूंगा 7 टाइम। अब 8 से तो ये कटेगा नहीं, तो नीचे तो 8 तो आएगा ही, क्योंकि 8 कहीं जाने से रहा। इसमें 8 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें 8 नहीं हो सकता। और देखो 49 तो नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है 35 गुणा 7 करना है, तो ये भी नहीं हो सकता। यही होगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, पर हम कर लेंगे कैलकुलेशन, तो यहीं से उठा के मैंने वैल्यू रख दी है, क्योंकि यही आंसर पॉसिबल है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रॉफिट लॉस से है। बोला कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक से 30% कम है। तो बोल रहे उसका जो कुल लाभ है वो कितना होगा। ठीक है, देखो एक तो क्या कर रहा है कि ये वस्तु को 25% लाभ पर बेच रहा है। 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी मैं कह सकता हूँ 4 की चीज 5 में बेच रहा है। ठीक है, एक तो प्रॉफिट ही हो गया। दूसरा ये वेट में और गड़बड़ी कर रहा है, यानी 100 ग्राम की जगह, या कह सकता हूँ कि 1000 ग्राम मान लो या 100 ग्राम मान लो, तो 100 ग्राम की जगह ये कितना 30% कम तोल रहा है, यानी 70 ही दे रहा है। ये तो वेट में गड़बड़ी है। लेकिन जब भी प्राइस में निकालनी होती है वहां से हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्राइस में जो गड़बड़ी आएगी, क्योंकि वो इसका तो रिवर्स होगी, क्योंकि वेट तो 100 की जगह 70 दे रहा है, तो लाभ किस तरीके से होगा, 70 की जगह 100 का लाभ होगा। ठीक है, मतलब 70 की चीज को 100 में बेचेगा, उस तरीके से कह सकते हैं। तो 7 से 10 आ जाएगा। बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो वेट है और प्राइस है उनके जो रेशियो है जस्ट रिवर्स होते हैं, तो दूसरा जो लाभ है वो 7 से 10 में होगा। ठीक है, अब निकाल लो इसको, चाहो तो आप यहाँ पे काट सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 से ही 5 टाइम कट जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो 7 दूनी 14, 14 से ये कितना आ जाएगा 25। 14 की अगर कोई चीज है उसको मैं अगर 25 में बेच रहा हूँ तो कितने का लाभ आ रहा है, 14 10 24 11 का लाभ हो रहा है, कितने पर, 14 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 14 अंठे तो ज्यादा हो जाएंगे, और 14 7 98, देन उसके बाद 2 बचा 12 हो जाएगा, ये 120, और 14 अंठे होते हैं 112। ठीक है, फिर 8 आ जाएगा अपने, तो 80 हो जाएगा। फिर 14 चौको 56 और 14 पंजे 70, यानी 78 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर सेकेंड है, यही हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 42। यहाँ पे बोला गया कि दो संख्याओं का योग 32 है। ठीक है, दो संख्याएं मान लो ए और बी हैं, तो उनका सम 32 हो गया।
और उनमें से एक संख्या है वो दूसरी संख्या से 18 अधिक है। मान लो अगर a b से ज्यादा है तो a है वो b से 18 अधिक है, तो दूसरी इक्वेशन अपनी यहाँ से बन जाएगी a माइनस बी 18 है। पूछा गया है दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या निकालनी, यानी a ही बड़ी होगी। बड़ी कैसे होगी, दोनों को जोड़ो तो b से b कट जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2a आ जाएगा। बोट एंड स्ट्रीम में भी ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है अपना। तो 32 और 8 40 10 50, 50 का आधा 25, तो बड़ी संख्या 25 आ जाएगी। छोटी निकालना चाहो तो छोटी भी निकाल सकते हो, 32 माइनस 18 14 आएगा और उसका आधा 7 आ जाएगा अगर छोटा नंबर निकालना हो तो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमसे बड़ा निकालने के लिए बोला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये इसको सॉल्व करना है। देखो ये 8 की पावर 2 है जो कि 64 होता है, और ये 3 की पावर 3 है, ये 27 हो गया डिवाइड। ये है 64 का अंडर रूट 8 होता है, और 81 का अंडर रूट 9 होता है। 9 से ये 3 टाइम चले जाएगा और 8 से ये 8 टाइम चले जाएगा, तो 8 से ये 24, 24 अपना आंसर आ जाएगा। चॉइस कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि निम्न में से कौन सा युग्मिक सहअभाज्य नहीं है, यानी को प्राइम नंबर की बोल रहे हैं। कौन सा पेयर है जो को प्राइम नहीं है, यानी को प्राइम होता है तो HCF1 होता है, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि को प्राइम नहीं है तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा। देखो 11 13 तो अपना को प्राइम है, 17 34 नहीं है क्योंकि इसमें 17 कॉमन आ रहा है। बाकी आप सबका देख लो, किसी का भी देख लो आप, HCF1 आएगा। तो जिनका HCF1 है वो तो को प्राइम हो गई, लेकिन जिनका HCF1 नहीं है तो वो को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, इसका HCF1 नहीं है क्योंकि 17 कॉमन आ रहा है इसमें। को प्राइम पे अपने हर शिफ्ट में सवाल पूछा गया है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोला राजू और रमन है एक कार्य को 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक तो अपने पास राजू है और दूसरा रमन है, दो लोग हैं अपने पास। चलो पूरा ही नाम लिख लेता हूँ मैं, राजू और रमन। ये 12 दिन में कर सकता है, ये 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो अगर देखो टोटल इनका जो एलसीएम आएगा 16 और 12 का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 12 चौके 48 और 16 3 48, ये इनकी इफिशियंसी आ गई 4 और 3। बोले यदि वे राजू से आरंभ करके वैकल्पिक डेज पर कार्य करते हैं, मतलब अल्टरनेट डेज पे वो वर्क कर रहे हैं, और पहले दिन कौन करेगा, राजू करेगा। तो पहले राजू करेगा फर्स्ट दिन, तो फर्स्ट दिन जब राजू करेगा तो 4 काम होएगा। फिर सेकंड दिन कौन करेगा, रमन करेगा। तो सेकंड दिन जब रमन काम करेगा तो कितना काम करेगा, 3 काम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 दिन के अंदर टोटल अपना कितना काम हो रहा है, 4 काम ये और 3 काम ये, 7 काम हो रहा है। करना कितना है, 48 करना है। इसके आसपास जाने के लिए अगर इसका मैं 7 टाइम करता हूँ तो 49 ज्यादा हो जाएगा, यानी इसका 6 टाइम ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका 6 टाइम, यानी 12 दिन के अंदर अपना जो काम निकल के आ गया वो कितना आ गया, 42 काम हो गया। ठीक है, अब देखो ये काम खत्म रमन पे होगा, वापस काम कौन करेगा, राजू ही करेगा। यानी 13 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा, राजू करेगा अगले दिन काम, तो 4 काम करेगा राजू, तो 46 काम हो गया। लेकिन अभी भी हमको 2 काम और करवाना है, और रमन एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 2 काम कितने में करेगा, 3/2, सॉरी 2/3 दिन में। रमन की अगर हम बात करें तो रमन यहाँ पे 1 डे में कितना काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। लेकिन अपना काम तो 46 हो चुका है, सिर्फ 2 ही काम करवाना है अपन को। एक काम करेगा 1/3 दिन में, 2 काम करेगा 2/3 दिन में। ठीक है, 2 काम, तो टोटल जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, 13 सही 2/3 डेज आ जाएगा। ठीक है, 13 2/3 डेज में टोटल अपना 48 काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अल्टरनेट डेज पे अपने पहले भी क्वेश्चन पूछे गए, इससे पहले वाली शिफ्टों में भी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। यहाँ पे बोला है कि एक कार है वो 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा। ठीक है, देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्या हो रहा था, अगर मैं इनिशियली कार की स्पीड की बात करूं तो ये 5 घंटे में 275 किलोमीटर चल रही थी। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, यानी 5 5 25 बचे 2, 5 5 25, 55 किलोमीटर पर आवर तो इसकी इनिशियल स्पीड थी। अब क्या हो रहा है, इसकी जो स्पीड है उसको 5 कम कर दिया गया, यानी जो नई स्पीड की अगर मैं बात करूं तो वो 5 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी अब स्पीड। और दूरी चलनी है 250। आपको पता है 50 किलोमीटर पर आवर 250 कितने में चल देगा, 5 घंटे में, क्योंकि 5 5 25 होते हैं। ठीक है, तो हमें यही निकालना था कि कितने टाइम में चल देगा, तो 5 घंटे में चल देगा। बेसिक सा क्वेश्चन था ये अपना। ओके, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। और देखो यार क्वेश्चन ना, सिमिलर क्वेश्चन तो टीसीएस हमेशा से ही पूछता है, और ये चीज मैं हमेशा बोलता भी हूँ। चाहे आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, आपको ना प्रीवियस शिफ्टों में जैसा पेपर मिलेगा ना वैसा जरूर अगली शिफ्टों में देखने को मिलेगा। जैसे कि लगभग हर एक टाइप के सवाल रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि ये बहुभुज वाला पॉलीगन वाला सवाल है, ये कल ही हमने किया था, आपको अगर याद हो तो, जिसमें अपना 8 आंसर आया था आई थिंक।
यहाँ पे बोला है कि जो समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 160 है, यानी जो इंटरनल एंगल है वो 160 है। और आपको पता है किसी भी बहुभुज का जो अंतः कोण है और बाह्य कोण है उनका सम 180 होता है। तो अगर ये 160 है तो एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, फिर 20 डिग्री होगा। और आपको ये भी पता है कि जो सारे के सारे एक्सटर्नल एंगल हैं वो किसी भी बहुभुज के वो कितने होते हैं, ये मैंने कल ही बताया था, कितने होते हैं, 360 डिग्री। अब आपको पता है एक एक्सटर्नल एंगल की पता है, सब की पता है, तो साइड यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं, साइड कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ साइड्स अगर मेरे को निकालने होंगे तो टोटल तो 360 होते हैं अपने, जिसमें एक का भाग दे दो आप तो साइड निकल के आ जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे, 18। तो ये पॉलीगन है जिसकी जो साइड है, नंबर ऑफ साइड्स वो 18 आएंगे। तो ठीक है, 18 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ये बोला है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, ठीक है, ट्रेपेजियम की बात कर रहा है। आपको पता है समलंब चतुर्भुज इस तरह का होता है जिसकी आमने वाली साइड है ये पैरेलल होती है। ठीक है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली ये। समलंब चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई ऊंचाई 4 के सार्वंतर के साथ समांतर श्रेणी में है। कहना क्या चाह रहा है ये, ठीक है, आगे पढ़ लेता हूं। वैसे मैं क्या बोल रहा है, यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 है तो सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई और सबसे छोटी समांतर भुजा की लंबाई का रेशो निकालना है। ठीक है, देखो लैंग्वेज में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये क्या कहना चाह रहा है। अच्छा देखो, ये इस तरीके से बोल रहा है कि जो समलंब चतुर्भुज है ना, इसकी एक तो साइड अपनी ये वाली होगी, एक ये वाली होगी और एक हाइट और होगी, तीन चीजें होंगी इसमें। तो ये जो तीन चीजें हैं ना, ये 4 के सार्वंतर, यानी जो अपना कॉमन डिफरेंस डी है वो 4 है और ये एपी में होंगे। ठीक है, यानी देखो मान लो अगर ये साइड इसकी ए है, ये साइड बी है और एक जो तीसरी साइड है वो एच है। ठीक है, आगे इसने ये भी बोला है, क्या बोला है कि जो ऊंचाई है श्रेणी का सबसे बड़ा पद है। ठीक है, मान लो तीन अपने पद होंगे इसमें समांतर श्रेणी के। तो पहला पद जैसे कि ए आएगा, दूसरा पद बी आएगा, क्योंकि ए मैंने सबसे छोटी साइड मानी, बी को उससे बड़ा, और सबसे छोटी साइड एच होगी। ठीक है, ये 4 के अंतर में है। जैसे कि अगर आप इसको x मानो तो ये क्या होगा, फिर अपना x+4 होगा, फिर ये 4 और बड़ा यानी x+8 होगा। ठीक है, x के टर्म में हम इस तरीके से मान सकते हैं सबको। और इसका एरिया 160 है। आपको पता है समान समलंब चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। जैसे कि समांतर भुजाएं यहाँ पे ए और बी हैं तो इनका योग इंटू इनके बीच की जो दूरी है यानी हाइट एच है। इसकी वैल्यू अपन को क्वेश्चन में ही गिवन है, 160 है। ठीक है, यहाँ पे अपन सारी वैल्यूज रख देंगे। तो देखो ये कितना आएगा, 1/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, x है, और b की वैल्यू x+4 है। दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x+4। ठीक है, 2x+4 इंटू हाइट, हाइट कितनी अपने पास x+8 है, इसकी जो वैल्यू है वो 160 है। बेसिकली यहाँ से शायद बनेगा अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इसको और फर्दर थोड़ा मैं अगर सॉल्व करूँ तो देखो 2 को मैं दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपना 2x+4 आ जाएगा। और यहाँ से एक काम भी कर सकता हूँ, मैं इससे 2 कॉमन भी ले लेता हूँ तो भी ये 2 कट जाएगा। ठीक है, जैसे इसको 1/2 रहने देता हूँ, 2x+4 से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, x+2 यही बचेगा। और ब्रैकेट के अंदर है x+8, इसकी जो वैल्यू है वो है 160। ठीक है, 2 से अपना ये 2 कट जाएगा तो इधर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, x+2 इंटू x+8 है, इसकी वैल्यू अपने 160 आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने पास दो चीजें हैं। अब या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और उसको सॉल्व करो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं बनाना प्रीफर नहीं करता हूँ। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये जो 160 है ना, इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि x+2 और x+8 यानी 6 के अंतर में इस तरीके से तोड़ेंगे कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए अपना। तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं कि 16 गुणा 10, तो क्या अपनी बात बन रही है। देखो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 6 है और आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस भी तो 6 ही है यहाँ पे, यानी ये जो अपना अंतर है ना इसको मैंने सही तोड़ दिया 16 गुणा 10 में। अब देखो 10 कौन सी वैल्यू होगी, जो x+2 वाली, क्योंकि छोटी वाली वैल्यू छोटी वाली के इक्वल होगी, यानी x+2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 10 आएगा तो x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस चीज को आप इस वाली से भी निकाल सकते हो, x+8 को 16 के इक्वल करके, तो भी यहाँ से x की वैल्यू 16 - 8 8 ही आ जाएगी, यानी x अपने पास 8 आ गया है। तो पूछा गया है समांतर समलंब, ये जो ट्रेपेजियम था अपना, इसकी जो पैरेलल साइड है उनकी सबसे छोटी भुजा और एक सेकंड, तो सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का रेशियो पूछा है। यानी अपन से जो रेशियो पूछा है वो x+8 का रेशियो पूछा है, किससे, जो बड़ी साइड थी x+4 था, x+4 का x से रेशियो पूछा है। x अपना 8 आया था तो 8 और 4 12 बटे x, और x कितना है अपने पास 8। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये देखो किससे कट जाएगा,
4 से कट जाएगा 3 टाइम, 4 से कट जाएगा 2 टाइम, तो 3:2 आएगा। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, अपन को द्विघात समीकरण भी बनानी पड़ती है अगर हम इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये शायद इस शिफ्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, पर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। इसके बाद ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया, और ये पहला क्वेश्चन है। इससे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का किसी शिफ्ट में देखने को नहीं मिला है क्वेश्चन। बोला सूर्य का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, इस तरीके से मान लो कि इस पॉइंट से ये एंगल ये हो गया और दोबारा ये हो गया, पहले क्या था 60। एक चीज आपको और पता है, जब भी आप 90 डिग्री के इक्वल आओगे ना, ठीक है, इसको मैं रेड कलर से लेता हूँ, पिंक से ले लेते हैं, ये 90 डिग्री क्यों आएगा, तो जितना आप इस साइड बढ़ोगे ना तो एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो जो एंगल है वो 60 से 30 बदल गया, यानी यहाँ पे कहीं 60 था, फिर ये बाद में 30 चेंज हो गया। ठीक है, इस बीच हुआ क्या, भूतल पर स्थित किसी मीनार की जो छाया की लंबाई है वो 40√3 मीटर की वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखो छाया बढ़ी, यानी ये वाली दूरी बढ़ी, ये कितनी बढ़ गई, 40√3 मीटर बढ़ गई। पूछे मीनार की ऊंचाई, यानी ये वाली अपन से हाइट पूछी है। ठीक है, अब हाइट निकालने के लिए हम वही लगाएंगे, इसमें पता है आपको टेन थीटा लगाते हैं हम। ठीक है, ये चीज आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, जैसे कि टेन 60 होता है, टेन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, और जो टेन होता है वो लंब बटे आधार होता है, यानी थीटा के सामने लंब, यानी ये √3 होगा और ये 1 होगा। और 30 के केस में क्या होगा, टेन 30 भी तो वही लंब बटे आधार होगा, लेकिन जब टेन 30 निकालते हैं तो ये 1 आ रहा है और ये √3 आ रहा है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, एक ही साइड को एक बार तो आप एक बोल रहे हो, एक बार √3 बोल रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है। तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो 1 और √3 को इक्वल कैसे बना सकते हैं, इसको √3 से मल्टीप्लाई करके, यानी ये वाले रेशियो को जब मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाद वाला रेशियो जो ये 3 है, ये 3 तो पूरे का आया है ना यहाँ से यहाँ तक का, इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक टोटल की मैं बात करूँ तो 3 वैल्यू है, और यहाँ से यहाँ तक अपना 1 था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2 है कि नहीं, और इस 2 की वैल्यू अपन को कितनी है, 40√3 की 1 है। तो यहाँ से 1 यूनिट की भी मैं निकाल सकता हूँ, 2 से ये 20 टाइम कट जाएगा, तो 20√3 आ गया। हमें निकालनी थी हाइट, हाइट कौन सी है अपनी, ये वाली यूनिट, यानी √3 की वैल्यू चाहिए हमें, √3 की चाहिए, तो 20√3 को √3 से और हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 20 इंटू √3 गुणा √3 3 आ जाएगा, और 20 दिया कितना आ जाएगा 60, तो 60 मीटर अपना आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सेकंड है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, पर आप नॉर्मली टेन थीटा लेके बनाते हैं हम, इसमें आपको पता होना चाहिए कि टेन 60 क्या होता है, टेन 30 क्या होता है, और टेन निकलता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक है, ये रेशियो तो इवन लोगों को पूरे याद होते हैं, 120 तक के भी याद होते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले इसको सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मैं इसको आपको दो तरीके बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं मेथड 1 बता रहा हूँ, इसमें क्या कर दो आप x की वैल्यू 1 पुट कर दो। ठीक है, उस तरीके भी कर सकते हो, पहले मैं बेसिक मेथड बता देता हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, पहले अगर हम बेसिक मेथड की बात करें तो सिंपली कुछ नहीं है, सॉल्व करना है बेसिक में। तो देखो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x³ आएगा, और यहाँ पे x³ है, तो 6x³ में से जब x³ जाएगा तो 5x³ आएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 6 गुणा 2 माइनस का 12x² आएगा, और आगे तो कहीं x² है ही नहीं, तो माइनस का 12x² आएगा। ठीक है, दो टर्म हमें पता चल चुकी हैं, पहला 5x³, दूसरा माइनस का 12x²। यहाँ पे देखो इन दोनों में +12 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने बाहर हो गए कि नहीं। अब देखो थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को ऐसे अपन को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 16x है, यहाँ पे 16x है, तो यहीं से मैं छाप दूंगा 16x। ठीक है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है 16x ही आएगा, दोनों ऑप्शन में 16 है, बस ये देखना है +3 आएगा या -3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अपना -3 है और बाहर माइनस और लग रहा है, तो ये +3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा जब -3 आ रहा है इसमें, तो यहाँ पे तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को आपको अप्रोच करना होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खुद पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऑप्शन की आप हेल्प लो, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, उससे भी आप चीजों को बना सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं इनका यूज करना सिखाता भी हूँ आपको। दूसरा आप इसमें ये कर सकते हो कि आप वैल्यू ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो। ठीक है, जीरो आप नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो लोगे ना तो सिर्फ 3 वैल्यू आएगी अपनी, अब 3 दो ऑप्शन में फंसेगी, पहले और चौथे में। तो आप अगर x बराबर 1 लेके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, या और कोई वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, बेसिक से ही ज्यादा ठीक लग रहा है पर मुझे ये। देखो ये अपना सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अब इसमें मैं आपको समझाऊंगा तो क्या। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप, चलो मैं करवा ही देता हूँ। 300 को 5 से मल्टीप्लाई करता तो 15 था, लेकिन 1500 आता, लेकिन 25 को 5 से और करूंगा तो 125 और आएगा, यानी कि 1625 प्लस
देखो 31 गुणा 21 करना है तो 21 एकम 21, 2 80 लाएंगे और 21 या 63 और 2 65 माइनस। यहाँ पे ये देखो 22 है और इसको 63 में से 52 को घटाऊंगा तो 8 और 3 11 आएगा। 11 दूनी 22, 2 80 और 11 दूनी 22 और 2 24, 242। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 5 और 1 6 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, फिर है अपना 2 और 5 कितना 7, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी लास्ट में 3 4 आएगा। 3 4 तो एक ही ऑप्शन में। ठीक है, तो यहीं से अपन सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरा सॉल्व करो, आप ऑप्शन ऑप्शन की हेल्प लो ना। ओके, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोले मोहित का जो वेतन है, मासिक वेतन मंथली गिवन है 15,000 रुपए, जिसमें से वो घर के किराए पर 5,000 रुपए खर्च कर रहा है और बिल पर कर रहा है 2,000। ठीक है, 5,000 यहाँ खर्च कर दिए, 2,000 यहाँ पे खर्च कर दिए, तो इसके पास जो सेविंग हुई, बाकी जो बचे पैसे उनकी सेविंग कर रहा है कितनी, 8,000 रुपए। ठीक है, 8,000 रुपए पर मंथ सेव कर रहा है। ठीक है, 8,000 तो ये हो गया। आगे हमसे बोल रहा है यदि वे अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत है उसको जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है। ठीक है, देखो एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने से में से क्या होता है, जो एक मंथ की जो सेविंग है उसको तो ये अपने जन्मदिन बर्थडे पर खर्च कर रहा है, पूरी की पूरी जो सेविंग है उसको, यानी जो फिर इसकी जो सेविंग बचेगी कितनी, वो सिर्फ 11 मंथ की बचेगी ना, क्योंकि एक मंथ की तो इसने खर्च कर दी, तो 11 मंथ की सेविंग बची है और एक मंथ की सेविंग 8,000 है, तो 11 मंथ की कितनी हो जाएगी, 88,000। ठीक है, तो 88 के अपना आंसर आ जाएगा, 88,000 है ऑप्शन नंबर पहला। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73। बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने ठोस गोलाकार कंचे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल कर दो। आपको पता है गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका वॉल्यूम हम इक्वल कर देंगे। मान लो n कंचे बनाए जा सकते हैं, ये भी गोलाकार शेप में बनेंगे, तो इसका भी हो जाएगा 4/3 पाई, लेकिन रेडियस डिफरेंट हो जाएगी तो स्मॉल r लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ से 4/3 पाई ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से सिर्फ r बचा है। r कितना है, 6, 6 का क्यूब 216 इक्वल टू n इंटू r कितना है अपना 0.3, 0.3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/10, और इसका क्यूब करना है तो इसका क्यूब करूंगा तो 27, और ये कितना हो जाएगा 1,000। अपन को तो n की वैल्यू चाहिए ना, तो n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो इसको वैसे थोड़ा और मैं सॉल्व करूं तो 3 से ये 9 टाइम कट जाएगा और 3 से ये कितना टाइम कट जाएगा, 3 7 21, और देन उसके बाद 3 दूनी 6 और 9 से ये कट जाएगा 8 टाइम। n चाहिए तो 8 गुणा 1,000 कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। तो 8,000 ऐसे टोटल कंचे बनाए जा सकते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से, जिनके हर एक की जो रेडियस है 0.3 सेंटीमीटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोला कि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि है, 2 वर्ष बाद मिश्र धन इतना है 8,250। देखो 12.5% के हिसाब से अपन सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज ले रहे हैं, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 12.5 का डबल 25%। 25% अपना तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, लेकिन ये अपन को मिश्र धन दे रखा है, यानी 125 की वैल्यू है ये। ठीक है, 125 की वैल्यू कितनी है, 8250। हमसे पूछे कि प्राप्त साधारण ब्याज कितना है, यानी 25 की वैल्यू चाहिए। अब देखो 125 से 25 जाने के लिए 1/5 करना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि 5 से भाग देना पड़ेगा, तो इसमें भी 5 से भाग दे दो सिंपली। 5 एकम 5 बचेंगे कितने अपने पास, 3 32, 5 6 के 30, यानी 1600 कुछ आएगा। 1600 कुछ से कितने ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी 3 हो ही नहीं सकते। ये आंसर लगा के आपको आगे चले जाना था, एग्जाम में ऐसे ही करना होता है। सॉल्व करना चाहो तो कर लो, 5 6 के 30, 2 80 लाई थी ना, फिर 5 5 25, यानी 1650 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आधा अधूरा क्वेश्चन करके भी आप आंसर तो निकाल ही सकते हो कि अपना क्या आंसर होने वाला है ऑप्शन की हेल्प से। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ये अपन को एक डेटा दिया है, इसमें पूछ रहा है कि माध्य का वर्ग है, मीडियन क्लास निकालनी है। ठीक है, देखो मीडियन क्लास वो होगी जिसमें ये जो एफ है फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा होगी। 15 वाले में 15 के करस्पॉन्डिंग कौन सा, 50 से 100 वाला, तो यही अपनी क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोल रहा है 108 और 144 का एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ऑप्शन की सहायता से बना सकते हो। देखो 24 से तो 108 वैसे ही डिवाइड नहीं होता है, तो 24 तो नहीं होगा। 12 से होता है तो 12 अभी हो सकता है, लेकिन 12 से बड़ा नंबर देखेंगे। 16 से 108 नहीं होता है, तो 16 नहीं हो सकता। 36 देखे तो 36 से 108 होता है, 36 चौक 144 होता है, यानी 36 हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा लेना है हमें, तो 12 नहीं आएगा, 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप ऑप्शन से बना सकते हो।
चाहो तो पूरे प्रोसेस से भी कर सकते हो, पर जिस इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ही बेस्ट तरीका है, 5 सेकंड में हो जाएगा, तो फिर क्यों ज्यादा दिमाग लगाना है, फैक्टर वगैरह करने अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सिंप्लीफिकेशन का है। देखो ये 1/3 की पावर -3 है, तो जब प्लस बनाना होगा तो 1/3 को उल्टा करना होगा, यानी 3/1 करना होगा, उसकी पावर प्लस में बन जाएंगी। प्लस ये 1/5 की पावर -4 है, इसको प्लस बनाने के लिए अंदर वाले जो वैल्यू है इसको उल्टा करना होगा, तो ये +4 बन जाएगा। 1/15 की पावर -2 है, प्लस बनाने के लिए इसको 15/1 करना पड़ेगा, तो इसकी पावर प्लस हो जाएंगी। सबको सॉल्व कर लो। 3 का क्यूब 27 और 5 का पावर 4 कितना होता है, 5 5 25, 25 पंजे 625 और 15 की पावर 2 मतलब 225। सबको ऐड कर लो। 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 आया, 1 कैरी आई, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। ठीक है, और फिर 6 और 2 8, तो 877 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सेकंड हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का है, और यहाँ पे क्या बोला गया है हमसे, ठीक है मैं दिखा देता हूँ पूरा क्वेश्चन। बोले कि निम्नलिखित बार ग्राफ है, एक डेयरी उत्पादन में 3 कंपनी है XYZ, उनके द्वारा जो दुग्ध उत्पादन है उसको दर्शाया गया, टर्म में ये आंसर है। तो पूछा क्या गया उसको देखते हैं। ठीक है, ये अपने XYZ है, पहली टेबल X को दर्शा रही है, दूसरी Y की और तीसरी Z को। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नीचे लिखा भी गया है कि X का ये सिंबल है, Y का ये, Z का ये, मतलब सिक्वेंस में XYZ। आगे बोला दिए गए 4 वर्षों के लिए डेयरी उत्पाद कंपनी की किन शाखाओं का औसत मिनिमम था। ठीक है, एवरेज मिनिमम कब होगा, जब सम भी मिनिमम होगा, यानी इन तीनों में से देखो कि कौन सा मिनिमम हो सकता है। ठीक है, तो देखो एक चीज तो आप अगर नॉर्मली जो डेटा को देख के ऑब्जर्व कर सकते हो तो आप उस तरीके से देख लो। देखो इतना तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, इसकी बड़ी बड़ी लाइन दिख रही है मुझे। ठीक है, तो लास्ट वाले की ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि जेड तो आंसर नहीं होगा। आंसर मुझे भी नहीं पता, नीचे भी छिपा हुआ है, लेकिन जेड नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो ये सारा जो डेटा है ना बड़ा बड़ा है। ठीक है, फिर भी चलो ऐसे अगर आप कंसीडर नहीं कर पाओगे कौन सा है, तो सबका हमें जोड़ना पड़ेगा, जिसका कम आएगा उसका एवरेज भी कम आएगा। ठीक है, तो सबको जोड़ देते हैं। जैसे पहले वाले को मैं जोड़ रहा हूँ, तो देखो जो 10 के मल्टीपल में है ना, पहले मैं उनको ऐड करूंगा, तो 50 या 5 काउंट कर लो उसको, 5 का मतलब होगा 50 10 के मल्टीपल में। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 5 कितने हो जाएंगे अपने 18। 1 मिनट, सॉरी थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। ये 18 का है, ये 19 का डेटा, ये 20 का 21 का 4 साल का है। 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, यानी 190। लेकिन एक्स्ट्रा कितना और आ जाएगा, 5 और 5 10 और आ जाएगा, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि x का 200 है। तो सम ऐसे तो जो एवरेज है वो 50 हो जाएगा, बट सम ज्यादा होगा तो ये एवरेज ज्यादा होगा। ठीक है, तो y की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को लग रहा है इसका y आंसर होने वाला है, क्योंकि y की जो लाइन है ना वो छोटी है। 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, बिल्कुल y छोटा होने वाला है। देखो 16 मतलब 160 और 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 5 20 और, यानी ये 180 हो गया, यानी x तो आंसर होगा नहीं, y हो सकता है। जेड भी मैं देख लेता हूँ, वैसे तो जेड होगा नहीं। 4 तो ये रहा और 4 ये रहा, 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, देखो 180 तो हो गया। ये तो 180 से भी कुछ प्लस में जाएगा, हमें लेना था सबसे एवरेज कम किसका होगा, जिसका सम सबसे कम होगा, तो y अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, y है ऑप्शन नंबर अपना ये थर्ड है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये है, एज से रिलेटेड है। बोल रहे एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग क्या है, 80 है। एक फादर है और एक डॉटर है, जिनकी जो प्रेजेंट एज है वो 80 साल है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, देखो 8 साल पहले क्या बोल रहा है, फादर और डॉटर किस तरीके से थे, जो फादर की एज थी वो डॉटर का 7th टाइम थी। ठीक है, तो 1:7 थी। तो बोल रहे अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी। ठीक है, देखो ये जो 7:1 अपना गिवन है, ये कब है, 8 साल पहले है। वर्तमान में अपना सम 80 है। अगर मैं 8 साल पहले की बात करूं तो 8 साल इसका कम हो जाएगा, 8 साल इसका कम हो जाएगा, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा, 16 साल कम हो जाएगा दोनों का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों का जब 8 साल पहले कम करोगे तो 80 में से 16 माइनस होगा, और 80 में से 10 जाता है तो 70, और 70 में से 4 और चले 6 और चले जाएगा तो 74 आएगा। ये जो 74 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, सही तो कर रहे हैं ना अपन, 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुना थी। ठीक है, तो देखो ये अपना 80 में से 74 नहीं सॉरी 64 आएगा ना, ये 64 है। ये कब है, 8 साल पहले, और 8 साल पहले का रेशियो अपना ये है, क्योंकि जो रेशियो दिया है उसी से तो हम कंपेयर करेंगे। तो इस 8 की वैल्यू यहाँ पे कितनी साल है, 64 साल है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 8 है।
पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद कितना होगा। देखो 1 की वैल्यू 8 है, अगर मैं यहाँ 7 की निकालना चाहूँ तो 56 आएगा, 1 की निकालना चाहूँ तो 8 आएगा। लेकिन ये जो रेशो आया ये 8 ईयर पहले का आया, अगर करंट में भी मेरे को निकालना होगा तो इसमें 8 साल और जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये करंट से भी 8 साल और बाद की बात कर रहा है, तो 2 बार 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूछा किसका, इसने डॉटर का पूछा है ना। 1 की वैल्यू 8 आती, वर्तमान में पहुंचने के लिए 8 और जोड़ना पड़ा, लेकिन वर्तमान से भी 8 साल की बात कर रहा है, तो 2 8 2 बार जुड़ जाएंगे तो 24 साल हो जाएगा। ये फादर का निकालना होता तो फादर का भी निकाल देते, लेकिन हमसे डॉटर का पूछा गया, तो 24 साल की होगी वर्तमान में। 8 साल बाद मतलब प्रेजेंट से 8 साल बाद डॉटर है वो 24 ईयर की होगी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन थे जो अपने 18 अगस्त की शिफ्ट थर्ड में पूछे गए थे मैथ्स के अंदर। ठीक है, 18 अगस्त की शिफ्ट थर्ड के जो मैथ सेक्शन है उसके अंदर ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम रीजनिंग के सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, लोगों के साथ शेयर जरूर करो, बाकी कुछ करो ना करो। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो आप लोग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।